हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया है आपने। ठीक है, अब यानी कि दूसरे चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं आप। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने से पहले जो कुछ इसके अंदर टॉपिक्स को आप पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, समझेंगे इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप। इसके अंदर सबसे पहले आप इसके अन्य नाम और खोज के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या जानेंगे आप? अन्य नाम और इसके खोज के बारे में जानेंगे। साथ में इसके टाइम पीरियड को भी आप यहीं जानेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड आप लिख लेंगे, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि इसका समय कब से कब तक का समय है सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे पहले क्या जानेंगे? इसके नाम जानेंगे, इसके कौन कौन से और नाम है, किस नाम से जैसे जाना जाता है। फिर इसकी खोज, ठीक है, फिर इसकी खोज के बारे में जानेंगे, खोज किस तरह से इसकी हुई। ठीक है, और किस तरह से इसका नामकरण किया गया और इसका टाइम पीरियड क्या है। पहले टॉपिक में हम इतना जानेंगे। दूसरे टॉपिक की बात करूं तो इसके क्षेत्र विस्तार के बारे में समझेंगे, यानी कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर में कहां से कहां तक, दक्षिण में कहां से कहां तक, ठीक है, पूर्व में कहां से कहां तक और पश्चिम में कहां से कहां तक इसका क्षेत्र विस्तार है, इसके बारे में समझेंगे। एरिया वाइज समझेंगे, एरिया में कितना ज्यादा फैला हुआ है ये। उसके बाद तीसरा टॉपिक कौन सा हमारा? नगर योजना और संरचना। ठीक है, क्या है? नगर योजना और संरचना, यानी कि टाउन प्लानिंग और इसके स्ट्रक्चर, यानी कि जो नगर है। ठीक है, पहले तो ये जानेंगे इसे नगरी सभ्यता क्यों कहते हैं, और उसके बाद जानेंगे जो नगर है इसकी प्लानिंग किस तरह से हुई है, सड़कें किस तरह से बनी हुई हैं, घर किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, कितने मंजिले मकान बने हुए हैं, क्या क्या यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में जानेंगे नगर योजना और संरचना में। उसके बाद चौथा टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम? कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे इन्हें किन किन फसलों का ज्ञान था। ठीक है, टोटल कितने फसलों का ज्ञान था, ये कौन कौन सी फसल ये उगाते थे, ये जानेंगे हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत। फिर उसके बाद बात करेंगे पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में क्या जानेंगे आप? कितने पशुओं का ज्ञान था, पालतू पशु कितने जानते थे ये। ठीक है, और किन किन पशुओं के बारे में इन्हें जानकारी थी, किन किन पशुओं के एविडेंस हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? शिल्प और तकनीकी ज्ञान, यानी कि क्राफ्ट एंड टेक्निकल नॉलेज कौन कौन सी थी, यानी कि क्या उन्हें कपड़े का ज्ञान था, कपड़े का ज्ञान था कि नहीं था, मूर्तियां कौन से बनाने जानते थे, ये किस तरह के मिट्टी का यूज करते थे या फिर धातुओं का यूज करते थे, इसमें हम जानेंगे। ठीक है, शिल्प और तकनीकी ज्ञान के अंतर्गत इसे समझेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं सातवां टॉपिक कौन सा है? जीवन शैली और लिपि, यानी कि इनका लाइफ स्टाइल किस तरह का था। ठीक है, लाइफ स्टाइल इनका किस तरह का था और किस भाषा का यूज करते थे ये। लाइफ स्टाइल मतलब समाज कैसा था इनका, क्या करते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे ये। ठीक है, इस तरह के बारे में समझेंगे। और इनकी लिपि, यानी कि इनकी भाषा, लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज की यूज करते थे आपस में बात करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? धार्मिक विशेषताएं। धार्मिक विशेषताएं यानी कि कौन सी देवी देवताओं को मानते थे ये, और यहाँ से में कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई है। क्या ये सूर्य देवता को मानते थे या फिर इंद्र देवता को मानते थे, या फिर कौन कौन सी धार्मिक विशेषताएं हैं, किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा नहीं करते थे, किस देवता को मानते थे, ये सब किसमें जानेंगे हम? धार्मिक विशेषताओं के अंतर्गत जानने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है यातायात और व्यापार। यातायात और व्यापार यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। अब इसमें क्या जानेंगे? सबसे पहले यातायात पे, किस यातायात यानी कि किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते थे वो यहां से वहां जाने के लिए। ठीक है, किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते थे वो यहां से वहां जाने के लिए। और उसके बाद समझेंगे व्यापार, क्या ये व्यापार करते थे या नहीं करते थे, अगर करते थे तो कहां से कहां तक व्यापार करते थे, किस चीज का एक्सपोर्ट करते थे, किस चीज का इंपोर्ट करते थे, ये सब किसमें जानेंगे हम? यातायात और व्यापार के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? समकालीन सभ्यताएं। कौन सा है? समकालीन सभ्यताएं। इसके अंतर्गत क्या जानेंगे बच्चों हम? इसके अंतर्गत जानेंगे क्या सिंधु घाटी सभ्यता ही ऐसी सभ्यता थी या फिर उसके आसपास भी ऐसी कोई सभ्यताएं चल रही थी जिसके साथ ये व्यापार करते थे। अगर ये व्यापार करते थे दूसरे देशों से तो मतलब आसपास समकालीन सभ्यताएं भी होगी, तभी तो व्यापार करेंगे, यानी कि दूसरे देश भी होंगे, उस तरह से दूसरी सभ्यता भी होगी। ठीक है, ये सब समझेंगे समकालीन सभ्यताएं में, जानेंगे कौन कौन सी वो सभ्यताएं थी। उसके बाद बात करेंगे अदर फैक्ट की, जो कुछ भी बच जाएगा हमारा कहाँ बात करेंगे? अदर फैक्ट में बात करेंगे। इसी में हम जान लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ है। ठीक है, इतनी चीज हम जानेंगे। उसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं? प्रमुख स्थल और साक्ष्य, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के मेजर साइट्स कौन कौन से हैं, प्रमुख स्थल उनके कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसके साक्ष्य कौन कौन से, वहां से कौन कौन से एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से टॉपिक को आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक, यानी कि क्या है हमारा पहला टॉपिक, टाइम पीरियड, नाम और खोज। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे आप, हेडिंग डालेंगे पहले तो लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या लिखेंगे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता लिखेंगे आप, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता लिखेंगे आप, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखेंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें सबसे पहला टॉपिक डालेंगे आप, इसके क्या डालेंगे, टाइम पीरियड, यानी कि इसका काल समय। ठीक है, टाइम पीरियड आप डालेंगे, टाइम पीरियड। क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इसका अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं बात करूं सर्व से मान्य तिथि कौन सा है, सबसे ज्यादा माना जाने वाली तिथि कौन सा है, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन जब मैं आपसे कर रहा था उस टाइम में मैंने आपको बताया था सर्वमान्य तिथि कौन सा है इसका, 2500 बीसी से लेकर के, ठीक है, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। ठीक है, टाइम पीरियड आपको पता चल गया, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। अब हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अन्य नाम, इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। तो लिखेंगे आप यहाँ पे अन्य नाम, अन्य नाम। ठीक है, अदर नेम। जो बच्चे पूछते हैं सर मैं नोट्स किस तरह से बनाऊं, ठीक है, बच्चे पूछते हैं सर नोट्स किस तरह से बनाऊं, तो जिस तरह से मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक है, जिस तरह से मैं आपको लिखवा रहा हूं, जिस तरह से मैं आपका लिख के बता रहा हूं यहाँ पे, सेम उसी तरह से आप इसको लिखते जाएंगे। ठीक है, अदर नाम की बात करूं, किस नाम से ये जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, जैसा कि हम लिख भी दिया मैंने आपको। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसे, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और कौन से, प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, कितने नाम बताया मैंने आपको, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरी सभ्यता। क्यों जाना जाता है ये सब भी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले लिखेंगे कौन कौन सा नाम आपको मैंने बताया है, ठीक है, वो लिखेंगे आप, कौन कौन से नाम मैंने आपको बताएंगे, लिखे आएंगे आप। सबसे पहले नाम, सबसे पहले मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, दूसरा नाम कौन सा बताया मैंने आपको, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, दूसरा में, तीसरा मैंने आपको कौन सा बताया, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, युगीन सभ्यता। और फिर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, सरस्वती सभ्यता। और मैंने आपको क्या बताया था, और मैंने आपको बताया था प्रथम नगरी सभ्यता। ठीक है, प्रथम नगरी सभ्यता लिखेंगे ध्यान से, प्रथम नगरी सभ्यता। क्या ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, क्या ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। आगे चलेंगे, आगे अब हम बात करेंगे इसके खोज के बारे में, किस तरह से इसकी खोज हुई है और किस तरह से इसका नामकरण, यानी कि जो भी मैंने आपको इसका नाम बताया है 5 नाम, किस तरह से इसके नामकरण किया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, तीसरा यानी कि खोज, खोज और नामकरण। ठीक है, यानी कि इसकी डिस्कवरी और इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बात करेंगे। अब ध्यान देंगे, इसकी थ्योरी है एक, खोज के बारे में इसकी एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है बच्चों, कि 9th सेंचुरी यानी कि 9वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत में, ठीक है, कहाँ पे, पंजाब प्रांत में, जो इस टाइम वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, पंजाब प्रांत में क्या हुआ कि लोगों को ईंट की जरूरत थी, लोगों को ईंट की जरूरत थी घर बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी की खुदाई करना शुरू किया पंजाब प्रांत में। ठीक है, जब उन्होंने मिट्टी की खुदाई करना शुरू किया तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि वहां पे ऑटोमेटिक बने हुए ईंट निकल के आ रहे थे। जब वो खुदाई किया उन्होंने मिट्टी का, तो वहां पे ऑटोमेटिक क्या हुआ, बने हुए ईंट निकल के आए। तो उन्होंने क्या समझा कि भगवान ने किया है, भगवान ने मुझे बने बनाए हुए ईंट दिया है, तो उन्होंने भगवान को शुक्रिया अदा किया, भगवान को बहुत ज्यादा थैंक यू बोला। और क्या हुआ कि उन्होंने जितनी भी ईंटें उन्हें जरूरत थी वहां से उन्होंने खोद के निकाला और अपना काम करके चले गए। ठीक है, ये थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चल के, आगे कब, सन 1826 में,
कब? सन 1826 में क्या हुआ, चार्ल्स मैसन ने इसको खोजा। ईंट बहुत सारी निकली हुई थी, ठीक है, ईंट दिखाई दे रही थी, तो चार्ल्स मैसन ने सन 1826 में इसको खोजा, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ, सरकार ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो इस पॉइंट को आप लिखेंगे, ठीक है, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले आप कौन सा, खोज और नामकरण लिखेंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे आप, खोज और नामकरण। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, खोज और नामकरण, ठीक है, यानी कि डिस्कवरी और नॉमेनक्लेचर। इसके बारे में क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, ठीक है, 9th सेंचुरी वाला बस एक थ्योरी है, ठीक है, एक थ्योरी है जिसे आप नहीं लिखेंगे, लेकिन इस दूसरा पॉइंट मैंने आपको जो बताया उसे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सन 1826 में, कितना, सन 1826 में चार्ल्स मैसन, ठीक है, किसने, चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स मैसन बोल दीजिए या फिर मैसन भी बोलते हैं, मैसन ने इसको खोजा, इसको खोजा। लेकिन क्या हुआ, सरकार ने इनकी बातों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, ठीक है। फिर आगे चलकर सन 1856 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, सन 1856 लिखेंगे यहाँ पे, कब की बात कर रहा हूं मैं, सन 1856 में, सन 1856 में। आपको डेट, हर एक डेट आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, डेट बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, डेट आपको याद रखना है। सन 1856 में क्या हुआ कि रेल लाइन बिछाई जा रही थी। रेल लाइन कहां से कहां तक बिछाई जा रही थी, कराची से लाहौर तक। क्यों बिछाई जा रही थी, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज जो है भारत से कच्चा माल लूट करके ले जाते थे, ठीक है, लूट करके ले जाते थे ताकि उन्हें आसानी हो, किस चीज में, माल ले जाने में आसानी हो, कच्चे माल रॉ मटेरियल को ले जाने में उन्हें आसानी हो, इसके लिए क्या बिछाया जा रहा था, रेल लाइन, कहां से, कराची से लेकर के लाहौर तक। क्या हुआ फिर, जब रेल लाइन पे काम चल रहा था तो बर्टन बंधुओं ने, ठीक है, कौन से, बर्टन बंधुओं ने इसकी जानकारी सरकार को दी। किसकी जानकारी, कि यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ईंटें निकली हुई दिखाई दे रही है, यहाँ तो कुछ तो है, क्या है, कुछ तो है यहाँ पे, इसकी जानकारी किसको दिया गया, सरकार को दिया गया। तो इस पॉइंट को लिखूंगा, सन 1856 में रेल लाइन, रेल लाइन, रेल लाइन कहां से कहां तक, कराची से लाहौर, ठीक है, कराची से लाहौर, ठीक है, बिछाने के दौरान, बिछाने के दौरान, बिछाने के दौरान, ठीक है, बिछाने के दौरान बर्टन बंधुओं ने, बंधु का मतलब क्या होता है, बंधु का मतलब होता है भाई, ठीक है, मतलब कि बर्टन भाइयों ने, ठीक है, बर्टन बंधुओं ने, बंधुओं ने इसकी जानकारी, इसकी जानकारी इसकी जानकारी सरकार को दी, सरकार को दी, ठीक है। जब इसकी जानकारी सरकार को मिल गई, सरकार को अब इसकी जानकारी मिल गई है, ठीक है, फिर सन 1861 में क्या हुआ कि कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण किया। इस जगह पे जो भी जानकारी दी गई थी, कौन सी जगह पे, जहां पे ईंटें बहुत सारी निकली हुई थी, उसकी जानकारी किसे दी गई, सरकार को। फिर सन 1861 में कनिंघम ने इसका क्या किया, सर्वेक्षण किया, ठीक है, इसके बारे में जानकारी जानकारी जुटाई कि क्या क्या किस तरह से है, इसका मतलब उसके एरिया को देखा, उसकी जांच पड़ताल की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप तीसरे पॉइंट में, सन 1861 में, सन 1861 में, कितने, 1861 में कनिंघम ने, कनिंघम ने, ठीक है। और इसके बाद ध्यान देंगे, जब उसका सर्वेक्षण किया कनिंघम ने, सर्वेक्षण कर लिया, सर्वेक्षण करने के बाद सरकार ने को जब ये चीजें पता चली तो इन्होंने एक विभाग की स्थापना की। किस विभाग की, भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की उन्होंने स्थापना की। तो क्या हुआ, जब इन्होंने सर्वेक्षण किया तो उसी टाइम भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, किसके द्वारा, कनिंघम ने, ठीक है। तो सन 1861 में कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, स्थापना की, ठीक है। जब इन्होंने स्थापना कर लिया, इन्होंने, ठीक है, किसने, कनिंघम ने, कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर ली। जब इन्होंने स्थापना इसकी कर ली तो इन्हें ही क्या बनाया गया, महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि
पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्या आपका आंसर होना चाहिए? कनिंघम। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? कनिंघम। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए? कनिंघम होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे लिख दूं मैं आपका, सन 1861 में कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और इन्हें ही क्या बनाया गया? महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, और इन्हें ही लिख लेंगे आप ताकि भूलेंगे नहीं आप, और इन्हें ही भारतीय पुरातत्व विभाग का मतलब इस विभाग का महानिदेशक बनाया गया। महानिदेशक बनाया गया। ठीक है, बनाया गया। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कौन से पॉइंट को? भारत के पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक कौन है? कनिंघम। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल भूलना आपको नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब ध्यान देंगे, कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कर ली। जब इन्होंने स्थापना कर लिया, धीरे धीरे टाइम बीतता गया और सन 1902 में, कब? सन 1902 में। टाइम को लिखेंगे, टाइम को बिल्कुल भी नहीं आपको भूलना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? सन 1902 में। सन 1902 में उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लिखेंगे ये भी, सन 1902 में, सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, किसने? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? जॉन मार्शल को, किसको? जॉन मार्शल को क्या बनाया? महानिदेशक बनाया। ठीक है, जॉन मार्शल को महानिदेशक के पद पर बिठाया। ठीक है, पद पर बिठाया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने सन 1902 में किसे? जॉन मार्शल को महानिदेशक के पद पर बिठाया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे टाइम बीता। फिर 1921 में, कब की बात आती है? 1921 की। लिखेंगे, टाइम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो कब लिखेंगे? सन 1921 में। सन 1921 में। अब क्या हुआ? अब ये क्या है? ये है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, महानिदेशक का क्या मतलब होता है? डायरेक्टर जनरल। लिख लेंगे एक जगह, महानिदेशक मतलब इसको क्या कहेंगे? महानिदेशक को डायरेक्टर जनरल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अब ये डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, कौन? जॉन मार्शल। तो क्या खुद से खुदाई करेंगे? जाके खुद से खुदाई तो नहीं करेंगे, इन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त किया। किसे? दयाराम साहनी को। ठीक है, सन 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, ठीक है, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में किसने नियुक्त किया? जॉन मार्शल ने। तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, ठीक है, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने खुदाई की उस स्थान की, किस स्थान की? यानी हड़प्पा की। ठीक है, किसकी? हड़प्पा की खुदाई की। साहनी ने हड़प्पा का खुदाई किया। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन करवाया। ठीक है, उत्खनन करवाया। यानी कि जॉन मार्शल ने इन्हें ठेके का काम दे दिया। ठेका समझते हैं ना गांव में, जैसे कि ठेका का काम दे देते हैं तो क्या ठेकेदार खुद से उस काम को करता है? नहीं, किससे करवाता है? मजदूर से। तो क्या इन्होंने खुद से उत्खनन किया होगा? जॉन मार्शल, सॉरी, किसने? दयाराम साहनी ने। नहीं, उन्होंने क्या किया? करवाया होगा। ठीक है, तो इन्होंने उत्खनन करवाया जब इन्होंने, तो हड़प्पा का उत्खनन करवाया। ठीक है, जब इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन करवाया, ठीक है, तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी कारण से इसे लिखेंगे, इसी कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता कहा किसने? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता कहा किसने?
नाम किसने दिया, एग्जाम में आपके पूछता है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया, नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने। क्यों नामकरण किया, क्योंकि ये डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने किया। क्या लिखेंगे, सन 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया, ठीक है। इसी कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। नामकरण किसने किया, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। नामकरण, नामकरण किसने किया इसका, नामकरण किसने किया, जॉन मार्शल ने, ठीक है, जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। और फिर अब आगे समझेंगे, हड़प्पा सभ्यता आपको पता चल गया क्यों कहा गया इससे, ठीक है। अब आगे समझेंगे, आगे क्या समझेंगे, अब आगे समझेंगे इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। जस्ट इसके एक साल बाद, जस्ट इसके एक साल बाद यानी कि 1922 में, 1922 में किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा खुदाई की गई, किसकी, मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, ठीक है। सन 1922 में लिखेंगे आप यहीं पे, सन 1922 में, सन 1922 में, सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है, बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा, ठीक है। किसको खोजा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को खोजा। बिल्कुल चीजों को लिंक करके चलेंगे, ठीक है, साथ में साथ बिल्कुल लिंक करके चलेंगे। लिंक किस तरह से, सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा, और जब मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो उस टाइम क्या पता चला बच्चों, पता ये चला कि ये जो शहर है, ठीक है, ये जो नगर है मोहनजोदड़ो, ये जो नगर है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, कौन सा, एक तो मोहनजोदड़ो हो गया, दूसरा किस कौन सा हो गया, हड़प्पा, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, हड़प्पा, ठीक है। ये जो दोनों नगर हैं सिंधु घाटी के नदी के तट पर स्थित हैं, किसके तट पर, सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित हैं। कहां पे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु नदी घाटी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसीलिए क्या कहा गया, इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया, ठीक है। लिख लेंगे यहीं पे छोटा सा, क्या लिखेंगे यहां पे, दोनों यानी कि दोनों नगरों को, दोनों नगर लिखेंगे क्या, दोनों नगर कहां बसे थे, दोनों नगर सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, बसे होने के कारण, बसे होने के कारण, होने के कारण, बसे होने के कारण इसे क्या कहा गया, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपको टॉपिक बिल्कुल बेसिक से क्लियर होना चाहिए, और भागेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ये चीजें आपको क्लियर हो गया, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। जब ये पूरा आपका नामकरण कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको इसका रिवीजन करवाऊंगा। अब आगे ध्यान देंगे, आगे क्या ध्यान देंगे, आगे ये ध्यान देंगे कि इसे सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है, ठीक है, सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रथम नगरी सभ्यता, ठीक है। जब इन दोनों यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ, इनकी खुदाई हुई, तो पता चला क्या क्या पता चला, ये दोनों एक नगर है। नगर किस तरह से, यहाँ पे प्रॉपर सड़क बने हुए थे, सड़क पक्की ईंटों के बने हुए थे, घर भी बने हुए थे पक्की ईंटों के, ठीक है, प्रॉपर घर व्यवस्थित था इनका, ठीक है। इसीलिए क्या कहा गया, इन्हें प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कितने पॉइंट हो गए थे, 6 लिखेंगे, 7वां पॉइंट डाल के, 7वें पॉइंट में क्या लिखेंगे कि प्रथम बार यानी कि पहली बार क्या हुआ, नगर के उदय होने के कारण, नगर के उदय, ठीक है, उदय होने के कारण, नगर के उदय होने के कारण, नगर के उदय होने के कारण इसे प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया, ठीक है, प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया, सभ्यता कहा गया, कहा गया। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। प्रथम बार नगरी सभ्यता यानी कि नगर का उदय, नगर कौन कौन से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का उदय होने के कारण इसे प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया, ठीक है। 3 नाम आपको क्लियर हो गए। चौथा नाम
सरस्वती सभ्यता। ठीक है, अब ध्यान देंगे सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है, ध्यान क्या देंगे, सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है। जितने भी स्थल अब तक प्राप्त हुए हैं, करीब 1400 से ज्यादा स्थल अब तक प्राप्त हो चुके हैं, ज्यादातर स्थल कहाँ है, यानी कि 60 से 80% स्थल उसके सरस्वती नदी या फिर सरस्वती की सहायक नदियों के तट पर बसे हैं। ध्यान देंगे, ज्यादातर स्थल यानी 60 से 80% स्थल सरस्वती नदी या फिर सरस्वती नदी के जो सहायक नदी है उसके तट पर बसे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सरस्वती नदी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे 60 से 80%, क्या 60 से 80% स्थल, 60 से 80% स्थल क्या हुआ, सरस्वती नदी या फिर उसकी सहायक नदी के तट पर बसे होने के कारण इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, सरस्वती, क्या लिखेंगे, सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट नाम कौन सा बचा है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे पहली बार कांस्य धातु का यूज हुआ। कांस्य धातु कैसे बनता है, तांबे और टिन के मिश्रण से कांस्य धातु बनता है। ठीक है, कांस्य धातु बनता है तांबे और टिन के मिश्रण से, मतलब प्रथम बार कांस्य धातु के प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे, प्रथम बार यानी कि पहली बार, प्रथम बार यानी कि पहली बार कांस्य। ठीक है, कांस्य को क्या कहते हैं, ब्रोंज। ठीक है, कांस्य यानी कि तांबा और टिन का प्रयोग होने के कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया। कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको चीजें बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको चीजें बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको टाइम पीरियड के बारे में बताया। टाइम पीरियड कितना है, 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। फिर इसके नाम के बारे में बताया, किस नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता या फिर सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और प्रथम नगरीय सभ्यता भी नाम से जाना जाता है। खोज किस तरह से हुई, फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया। खोज किस तरह से हुई, सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसको खोजा, लेकिन जब इन्होंने बताया तो अंग्रेजों ने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया, इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। फिर क्या हुआ, सन 1856 में रेल लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर तक। उस टाइम बर्टन बंधुओं ने यानी कि बर्टन भाइयों ने सरकार को इसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, सरकार को जब जानकारी मिल गई तब क्या हुआ, सन 1861 में कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। ठीक है, किसने, कनिंघम ने सन 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया और इन्होंने स्थापना किया इसलिए इन्हें क्या बनाया गया, डायरेक्टर जनरल यानी कि प्रथम महानिदेशक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आपके पूछता है भारत प्रथम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको ऑप्शन क्या आना चाहिए, कनिंघम को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सन 1902 में भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल को क्या बनाया, महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के पद पर क्या किया, स्थापित किया इन्हें। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सन 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया तो उसको किसने नामकरण दिया, जॉन मार्शल ने इसका नामकरण क्या किया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, फिर एक साल बाद जस्ट उसके 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा और जब ये दोनों नगर खोजे गए तो देखे गए ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा गया।
इतना क्लियर हो गया आपको। फिर मैंने आपको बताया प्रथम बार जब ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ, जब इसके बारे में ये पता चला तो देखा उन्होंने कि एक नगर का है, किस तरह का, एक नगरीय सभ्यता है, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया कि 60 से 80% स्थल क्या है, सरस्वती नदी या फिर उसकी सहायक नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसे सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, प्रथम बार यहाँ पे कांस्य धातु का यूज हुआ, यानी कि तांबे और टिन को मिला करके कांस्य धातु बनाया गया। जब कांस्य धातु का पहली बार प्रयोग हुआ तो इसे क्या कहा गया, क्या कहा गया, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लेंगे कि दिसंबर 2014 में क्या हुआ, दिसंबर 2014 में एक स्थल खोजा गया। कौन सा स्थल है, भिरडाणा खोजा गया, भिरडाणा हरियाणा में खोजा गया, सबसे प्राचीन स्थल माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया जब ये खोजा गया था। ठीक है, तो 2020-21 में आपके पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे प्राचीन स्थल, भारत का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहीं पे एक पॉइंट और डाल के लिख लेंगे, दिसंबर 2014 में कब खोजा गया, दिसंबर 2014 में। ठीक है, दिसंबर 2014 में भिरडाणा, भिरडाणा। ठीक है, कहाँ पे है ये, हरियाणा, वर्तमान हरियाणा में। ठीक है, भिरडाणा। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन स्थल, सबसे प्राचीन स्थल खोजा गया है। ठीक है, खोजा गया है, यानी कि अब तक जितने भी स्थल खोजे गए हैं उन सब में सबसे ज्यादा पुराना कौन सा है, भिरडाणा, भिरडाणा। ठीक है, एक चीज और, जब ये स्थल खोजे जाते हैं, किसी बच्चे ने पूछा भी नहीं है कि जब ये खोजे जाते हैं स्थल, ठीक है, इसका हम कैसे पता करते हैं ये इतने साल पुराना है, कैसे जानते हैं हम ये इतना साल पुराना है ये। ठीक है, तो कैसे जानते हैं, कार्बन C14, ठीक है, कार्बन 14 से हम पता लगाते हैं। ठीक है, लिखेंगे कार्बन 14 के द्वारा हम पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं, उसके समय काल को। ठीक है, समय काल को किससे पता चलता है, हमारा कार्बन 14 से। कैसे पता चलता है, इसमें जब ये खोजा जाता है, ठीक है, उसमें देखते हैं कार्बन की जितनी कम मात्रा होगी, कार्बन की जितनी कम मात्रा होगी वह टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा पुराना माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, C14 का यूज करते हैं समय काल का पता लगाने के लिए। ठीक है, समय काल का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, लगाने के लिए। ठीक है, इस चीज को आप लिख लेंगे एक जगह पे। और एक चीज और, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक, पहले महानिदेशक कौन थे, पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, कनिंघम। ठीक है, पहले कौन थे, कनिंघम। आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में कौन है। ठीक है, वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है, आप सभी को कमेंट करके ये बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट, दूसरा टॉपिक कौन सा था हमारा, क्षेत्र विस्तार, यानी कि इसके फील्ड एक्सपेंशन को देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आगे चलेंगे। अब इसके किसको देखेंगे, क्षेत्र विस्तार को समझेंगे। बच्चे अब दूसरा हेडिंग डालेंगे। दूसरा हेडिंग मैंने आपको कौन सा बताया था, दूसरा टॉपिक क्षेत्र विस्तार। क्या लिखेंगे आप, क्षेत्र विस्तार लिखेंगे यहाँ पे, क्षेत्र विस्तार। ठीक है, स्पेस दे देंगे, क्षेत्र विस्तार। इंग्लिश में क्या कहेंगे, फील्ड एक्सटेंशन। ठीक है, फील्ड एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन लिखेंगे, क्षेत्र विस्तार। ठीक है, अब क्षेत्र विस्तार में समझेंगे इनका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक था, क्षेत्र विस्तार इनका कहां से कहां तक था जानेंगे। ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, बोर्ड पर ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होता है, नीचे क्या होता है, साउथ। ठीक है, दाहिने साइड क्या है, यहाँ पे ईस्ट होता है ये, और ये है वेस्ट। ठीक है, और ये है वेस्ट। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। क्षेत्र विस्तार की अगर मैं बात करूं, इनका क्षेत्र विस्तार कहां से कहां तक है, क्षेत्र विस्तार को समझेंगे बेटा। अगर मैं बात करूं नीचे साउथ की बात करूं, साउथ में दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद लिखेंगे बेटा, दैमाबाद, दैमाबाद। दैमाबाद कहां पे है, महाराष्ट्र में। ठीक है, दैमाबाद कहां पे है, महाराष्ट्र में। अगर मैं नॉर्थ साइड यानी ऊपर की बात करूं, ऊपर कहां तक फैला हुआ है, ऊपर है मांडा तक। मांडा क्या है, मांडा, मांडा कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, मांडा कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। नॉर्थ है साउथ आपको पता चल गया, नॉर्थ में कहां, मांडा, और साउथ में दैमाबाद। आपको ध्यान रखना है, आपको इसके साथ साथ जो मैंने आपको राज्य बता रहा हूँ, कौन से राज्य में या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं ईस्ट साइड की बात करूं, ईस्ट साइड में कहां तक फैला हुआ है, ईस्ट में फैला हुआ है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर।
ये कहाँ पे आता है? मेरठ के अंदर, ठीक है। मेरठ, मेरठ कहाँ आता है? मेरठ यूपी में आता है, ठीक है। तो इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ईस्ट में आलमगीरपुर तक, ठीक है। अब वेस्ट साइड बात करेंगे। वेस्ट में कहाँ तक फैला हुआ है? वेस्ट में फैला हुआ सुत कांगे डोर तक। क्या है? सुत कांगे डोर, कांगे, सॉरी, सुत कांगे डोर, ठीक है। क्या है? सुत कांगे डोर, कांगे डोर, ठीक है। सुत कांगे डोर। ये कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान प्रांत में है। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। बलूचिस्तान प्रांत, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। क्या ये चीजें आपको याद रहेंगी? अगर मैं इसके क्षेत्र विस्तार की बात करूं तो उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद तक, ठीक है। अगर पूर्व की बात करूं आलमगीरपुर से लेकर के कहां तक? सुतकांगे डोर तक ये फैला हुआ है। और एक चीज और ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में पूछ लेता है नदी, किस नदी के किनारे ये बसे हुए हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में भी पूछा गया है। बाद में बताऊंगा, जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा उस टाइम बताऊंगा यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। मांडा, मांडा कहाँ पे है? चेनाब नदी, ठीक है। लिखेंगे, दूसरे पेन से कर दे रहा हूं, चिनाब, ठीक है। चिनाब, चिनाब नदी, ठीक है। मांडा कहाँ? चिनाब नदी, ठीक है। अगर मैं बात करूं दैमाबाद की, दैमाबाद किस नदी पे? ठीक है, कहाँ पे? प्रवरा नदी, ठीक है। प्रवरा नदी, काफी बच्चे पहली बार नाम सुन रहे होंगे, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के किनारे, ठीक है। अगर प्रवरा नदी की काफी बच्चे पहली बार सुन रहे हो तो मैं बता दूं, गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। जो बच्चे लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है ये, गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी, ठीक है। सहायक नदी है, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी, यानी कि गोदावरी में मिल जाती है। प्रवरा नदी आकर के किसमें मिलती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आलमगीरपुर यानी कि मेरठ, ठीक है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बात करेंगे हिंडन, क्या? हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। हिंडन नदी, हिंडन नदी, क्या बच्चों याद रहेगा आपको? हिंडन नदी, ठीक है। अब बात करें, हिंडन नदी भी काफी बच्चों ने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। जो बच्चे लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, यमुना की सहायक नदी, ठीक है। सहायक नदी, ठीक है। यानी कि हिंडन नदी किसमें मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। अब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जितनी भी नदियां हैं ना सारी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में। अब मैं बात करूं सुतकांगे डोर की, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, दास्क, ठीक है। कौन सा? दास्क, दास्क नदी, ठीक है। दास्क नदी। क्या ये चीजें आपको याद रहेंगी? ठीक है, आपको चीजें याद करनी है ये। अगर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं किस तरह से इनका क्षेत्र विस्तार है, तो थोड़ा सा फनी ट्रिक है, याद रखेंगे। कि मान लीजिए एक इंसान को क्या है, दमा, दमा बीमारी हो गई है, ठीक है। दमा बीमारी है, दमा में क्या होता है? सांस फूलने लग जाता है, खांसी आने लगता है, ठीक है। दमा से कैसे याद रखेंगे? दैमाबाद का द, ठीक है, याद रखेंगे। दमा यानी कि दैमाबाद का द, साउथ से शुरू करेंगे, दैमाबाद का द, और मांडा का मा, ठीक है, दमा। और जब उसे सांस फूलने लग गया, उसे खांसी आ रहे हैं, तो क्या निकल जाएंगे उसके? आंसू। क्या निकलेंगे? आंसू, ठीक है। क्या निकल जाएंगे? आंसू। तो इससे क्या याद रखेंगे? द से आपका दैमाबाद हो गया, ध्यान देंगे। द से क्या हो जाएगा? दैमाबाद हो जाएगा, दैमाबाद, ठीक है। मा से हो जाएगा मांडा, मांडा। आ से हो जाएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। और सु से क्या हो जाएगा? सु से हो जाएगा सुतकांगे डोर, सुतकांगे डोर, ठीक है। क्या ये चीजें आपको याद रहेंगी? जो ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, जो वैसे याद करना चाहें वैसे वो याद कर सकते हैं, क्योंकि वैसे याद करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। तो जिससे आप ट्रिक को आप भूल भी सकते हैं, लेकिन इस चीज को आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या ये चीज आपको पता चल गया? ठीक है। क्षेत्र विस्तार अगर मैं बात करूं, दक्षिण में दैमाबाद, उत्तर में मांडा तक, ठीक है। पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगे डोर यानी कि बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। अब बात करूं कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, ठीक है। तो बेटा क्षेत्र लिखेंगे, कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, तो ध्यान देंगे कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं। अगर मैं बात करूं क्षेत्र की, क्षेत्र की अगर मैं बात करूं कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, क्षेत्र की बात करूं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से, आपको बलूचिस्तान मैंने आपको बताया, ठीक है। पंजाब प्रांत में मैंने आपको बताया कि ईंट की खुदाई हुई थी, ठीक है। तो क्या आप लिखेंगे? पंजाब, ठीक है। क्या लिखेंगे? पंजाब। सिंध, सिंध भी पाकिस्तान में, ठीक है। पंजाब, सिंध। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। ये याद रखेंगे, पंजाब,
सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, और मैंने आपको क्या बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्र की बात करूं, कहां से कहां तक फैला हुआ है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका क्षेत्र विस्तार है। अगर मैं बात करूं इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो लिखेंगे बच्चे क्षेत्रफल कितना है इसका, ध्यान देंगे बोर्ड पर, सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्षेत्रफल कितना है इसका। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल कितना है बच्चे, क्षेत्रफल इसका है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं आप देखेंगे 12,99,000 देखने को मिलेगा, या फिर ओवरऑल आप 13 लाख भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे याद रखेंगे 12 लाख, कितना मैंने आपको बताया, 12,99,000। ठीक है, 99,600। ठीक है, 600 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब बात आती है इसके आकार की, सर इसका आकार किस तरह से दिखता है। अगर मैं बात करूं इसके आकार की, तो आकार किसका है, त्रिभुजाकार है। किसका आकार की अगर मैं बात करूं, त्रिभुजाकार है। ठीक है, आकार, अगर मैं बात करूं इसका आकार किस तरह से, आकार किस तरह से इसका, ट्रायंगल शेप में है। ठीक है, आकार किस तरह से इसका, त्रिभुजाकार आकार में है, त्रिभुजाकार। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल शेप में है ये। ठीक है, कैसा शेप में है ये, ट्रायंगल शेप में। इसका शेप किस तरह से, ट्रायंगल शेप। ओवरऑल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन हम ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक इमेज भी दिखा दूंगा, ठीक है, जिससे आपको और पता चल जाएगा। और इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे, इसमें और क्या लिखेंगे, अगर मैं बात करूं कौन कौन से प्रमुख स्थल, कौन कौन से प्रमुख साइट है जहां पे हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है, क्या बात करेंगे, प्रमुख स्थल की। किसकी बात करेंगे, अगर मैं प्रमुख स्थल की, प्रमुख स्थल। ठीक है, प्रमुख स्थल, अगर मैं बात करूं प्रमुख स्थल कौन कौन से, इसके मेन साइट कौन कौन से, मेजर साइट कौन कौन से हैं, तो मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। दो चीजें आपको पहले से ही पता चल गया। ठीक है, कौन कौन सा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। फिर और कौन कौन से मेजर साइट हैं, ठीक है, चनहूदड़ो। ठीक है, कौन सा है, चनहूदड़ो हो गया एक, चनहूदड़ो। ठीक है, चनहूदड़ो। ठीक है, चनहूदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, धौलावीरा हो गया। ठीक है, धौलावीरा हो गया, सुतकांगेडोर हो गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया कहां तक फैला हुआ, सुतकांगेडोर हो गया, सुतकांगेडोर हो गया, कांगेडोर हो गया। ठीक है, सुतकांगेडोर हो गया। ठीक है, ध्यान देंगे, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, सुतकांगेडोर हो गया। ठीक है, और चनहूदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया। और कौन कौन से मेजर साइट है, अगर मैं गुजरात की बात करूं तो लोथल हो गया। ठीक है, कालीबंगा हो गया। ठीक है, लोथल, कालीबंगा, मैंने आपको बताया था ना गुजरात में फैला हुआ है, तो क्या लिखेंगे, लोथल हो गया आपका, कालीबंगा हो गया आपका, कालीबंगा। ठीक है, राजस्थान, अगर मैं बात करूं कालीबंगा हो गया। अगर और किसी की बात करूं, बनावली हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, बनावली हो गया, बनावली, कौन सा हो गया, बनावली हो गया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, धौलावीरा, सुतकांगेडोर, लोथल, और लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और भी बहुत सारे मिले हैं, और भी बहुत सारे स्थल हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि रोपड़, आपने सुना होगा, रोपड़ हो गया आपका, रोपड़ हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे स्थल हैं, जैसे कि रोपड़ हो गया, आलमगीरपुर मैंने आपको बताया, मेरठ में आलमगीरपुर हो गया, सुतकांगेडोर मैंने आपको बता ही दिया, रंगपुर हो गया। ठीक है, बहुत सारे स्थल हैं। ठीक है, और लिख लेंगे आलमगीरपुर, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, गिरपुर, रंगपुर हो गया, रंगपुर हो गया। ठीक है, इत्यादि डाल लेंगे, इत्यादि डाल लेंगे। बहुत सारे स्थल हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कौन से स्थल से कौन सी चीजें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करके बता देता हूँ। ठीक है, दोबारा से एक बार रिवाइज करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपका नामकरण आपको बता दिया था। ठीक है, क्षेत्र विस्तार देखेंगे। क्षेत्र विस्तार मैंने आपको क्या बताया, दक्षिण में दैमाबाद। ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में। फिर मैंने उत्तर में आपको बताया, उत्तर में क्या बताया, मांडा, मांडा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। फिर मैंने आपको पूर्व में बताया, पूर्व में क्या, आलमगीरपुर माफ कीजिएगा,
क्या बताया मैंने, आलमगीरपुर आपको बताया, ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पश्चिम में क्या बताया, सुतकांगे डोर, कहाँ पे, पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया किस नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद की बात करूं तो प्रवरा नदी के किनारे, मांडा की बात करूं चिनाब नदी के किनारे, अगर मैं बात करूं आलमगीरपुर की तो हिंडन नदी के किनारे, फिर मैं अगर मैं बात करूं सुतकांगे डोर की तो दास्क नदी के किनारे। क्या ये चीजें आप याद रखेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। और फिर मैंने आपसे क्या बताया था, क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसे कि आपका पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, ठीक है। और उसके बाद में बात किया था क्या, पश्चिमी यूपी की बात किया था। फिर उसके बाद क्षेत्रफल की मैंने बात किया, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। शेप कैसा है, शेप इसका त्रिभुजाकार है, ठीक है। मेजर साइट्स कौन कौन से हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, धौलावीरा, सुतकांगे डोर, कालीबंगा, बनावली, रोपड़, आलमगीरपुर और बहुत सारे स्थल इस तरह से हैं, ठीक है। क्या ये चीजें याद रहेंगी। इसका शेप दिखा देता हूं मैं आपको बच्चों, शेप आपको मैं इसका दिखा देता हूं, ठीक है, शेप में इसका आपको दिखा देता हूं, ध्यान रखेंगे। शेप किस तरह से मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार ध्यान देंगे बच्चे, शेप किस तरह से दिखा देता हूं मैं आपको, शेप ध्यान रखेंगे इसका। अगर मैं बात करूं शेप का, शेप ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है। शेप दिख रहा है आपको, ये ध्यान देंगे बच्चे, शेप दिखा देता हूं मैं आपको, शेप पे ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। यहाँ पे मांडा ये रहा, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगे डोर और आलमगीरपुर। ध्यान देंगे ये इस तरह से देखिए ट्रायंगल की शेप में बन रहा है, ट्रायंगल की शेप में ये बन रहा है इस तरह से, ध्यान देंगे। मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरी तरह से ट्रायंगल में नहीं आता, लेकिन क्या करते हैं हम ओवरऑल इस तरह से मान लेते हैं कि ट्रायंगल शेप में है, ठीक है, ओवरऑल मान लेते हैं ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। इस तरह से इस तरह से ओवरऑल मान लेते हैं ट्रायंगल शेप में है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जब क्लास में हम कहाँ से शुरू करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नगर योजना और संरचना से। कहां से बात करेंगे, टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर से। प्लानिंग की स्पेलिंग साथ गलत है, सही कर लेंगे, PLANNING, ठीक है। कहां से बात करेंगे, टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर से बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो रही होंगी, और जो कुछ भी आपके डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था, क्या प्रश्न पूछा था, वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन है, आप सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है।